बच्चा 3 घंटे बेड पे पड़ा रहेगा, उसको यही नहीं पता है मैं कर क्या रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों का मैक्सिमम टाइम इसी में बर्बाद होता है। वो बिस्तर में पड़े हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, वो बैठ के रील बना रहे हैं, इसमें बर्बाद होता है। मैंने अपने एकेडमिक्स कैरियर का एक बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ स्पोर्ट्स को दे दिया था। 9, 10, 11, 12 इन सब समय पे मैं सिर्फ खेल रहा था। गोरखपुर में आज के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं वहाँ से पढ़ा। मुझे लगता है कि मुझ पे लाखों रुपए लगाए गए होंगे और उस स्कूल की कीमत ब्रजेश जी मात्र 20 रुपये। अच्छा, 20 रुपये महीना फीस। 20 रुपये महीना फीस। दुकान इतनी ज़्यादा खुल गई है कि हर मोड़ पे जाइए तो IVF सेंटर। तो बच्चा भी पैसे से आ रहा है। अगर आप सिर्फ पैसे की होड़ में खुद भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, आपके माता पिता जाके गांव में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा घर में अकेला है, वो मोबाइल पे क्या ब्राउज कर रहा है, आप पे उसकी निगरानी नहीं है। क्या पहन रहे हैं वो कई बार आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है। क्योंकि जिन्स जब आया था वो इसलिए आया था क्योंकि सड़क बनाने यहाँ के जो लोग लेबर क्लास के थे उनके लिए उसको बनाया गया था कि जो कोयले की खदानों में काम करेंगे उनके लिए हम इसको बना रहे हैं, वो इसको पहने, इससे काम करें। ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ादी चाहिए, तो इस सोच से भी आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा समस्याओं का कारण है, जो सबसे ज़्यादा समस्याओं का जनक है, वो शिक्षित वर्ग ही है। एकल अभियान, उसका ये मानना है कि अगर छात्र विद्यालय तक नहीं जा सकता है तो विद्यालय छात्र तक जाएगा। भगवान कोई एक माध्यम खोजते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। तो जो अभी 8 कन्यादान करने का जो मौका मिला, वो कन्यादान मेरे जीवन का जो सबसे एक अच्छे अनुभव होंगे उनमें से एक होगा। युवाओं के पास बहुत से एक्सक्यूज होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो खेलेंगे कब, खेल रहे हैं तो समाज सेवा कैसे करेंगे, समाज सेवा कर रहे हैं तो घर परिवार को कैसे ध्यान देंगे। हर जगह हर काम को ना करने के 1000 बहाने होते हैं। तो हमने सोचा इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान एक ही ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो हर जगह अपनी महारत को साबित किया हो। तो इस बार हमने बतकही चौक पे दुर्गेश त्रिपाठी जी को बुलाया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं ब्रजेश सिंह बतकही। और साथ ही साथ साधुवाद राम राम ग्रुप ऑफ द कंपनीज को जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को, तो पहले परिचय में थोड़ा सा क्रम और जोड़ते हैं। आप नेशनल प्लेयर हैं शूटिंग में, आप सबसे बड़े NGO के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा विभाग के जी। आप मेधावी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के जी। आप छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो हर एक, और DRDO से आप PhD कर रहे हैं जी। तो यानी पढ़ाई में आगे एक हो गया पढ़ाई, आपने DRDO को ले लिया जाए, DRDO से PhD करना है, मेधावी छात्र संघ अध्यक्ष होना, नेता नगरी में पहुंच जाते हैं तो छात्र संघ अध्यक्ष रहना, फिर आगे समाज सेवा में जाते हैं तो एकल जैसी संस्था के युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। तो हर चीज टाइम मैनेजमेंट आपने किया कैसे? विजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अद्भुत कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और मुझे लगता है कि जितने भी युवा हमारे साथ के हैं, कई बार अपनी बाउंड्रीज को हम खुद बांधते हैं। हमारे घर परिवार में हम अगर अपना अपना परिवेश देखें तो हमें बचपन से इस चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, अच्छा नहीं होगा। मगर आप देखिए कि जो बच्चा खेल कूद रहा है, आप खासकर आज के परिवेश में जब डिपेंडेंसी मोबाइल पे इतनी बढ़ गई है, जो बच्चा ग्राउंड पे जा रहा है वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छा होगा, वो स्टडीज़ में भी अच्छा होगा, वो बाकी की चीज़ों में भी कैसे अच्छा होगा। जो मतलब 3 घंटे 4 घंटे खेलने में लगा रहा है, पढ़ेगा कब? जो व्यक्ति 3-4 घंटे खेलने में लगा रहा है, आप कभी भी इस चीज़ को देखिएगा, एग्जाम्स के आसपास या अपनी पढ़ाई के समय पे आप 3 घंटे ग्राउंड में गए हैं, अपने 3 घंटे जाके ग्राउंड में मेहनत की है, पसीना बहाया है, उस पसीने के साथ मन में एक बात ये भी रहती है कि यार 3-4 घंटे आज खेल लिए, अब जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये किसी भी कॉमन स्टूडेंट के मन में रहता है। बट सेम टाइम पे वही बच्चा 3 घंटे बेड पे पड़ा रहेगा, उसको यही नहीं पता है मैं कर क्या रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों का मैक्सिमम टाइम इसी में बर्बाद होता है। वो बिस्तर में पड़े हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, वो बैठ के रील बना रहे हैं, इसमें बर्बाद होता है। तो इसमें बर्बाद करने की अपेक्षा अगर वो ग्राउंड में जाके उसका सदुपयोग करें तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत कंफर्टेबल तरीके से हो सकती हैं। और लाइफ में एक प्रायोरिटीज़ मुझे लगता है समय समय से बदलती रहनी चाहिए। जैसे मेरा जो खेल कूद में आने का रुझान था,
क्योंकि आपका बतकही चौक स्पष्ट बातों के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब आया भी खेल कूद में तो इसीलिए आया था क्योंकि मैं पढ़ाई से बचना चाहता था। अच्छा, पढ़े के नहीं रहे तो खेला। हाँ, पढ़े के नहीं रहल तो हम सोचली कि हम खेल लें। तो जैसे जे खेले कूदे में अच्छा रहेला हाँ। ओके तनी मनी मदद मिल जाला पढ़ाई लिखाई अच्छा, में हाँ, भी। कोटा से एडमिशन। तो शुरुआती हमारा जो खेल कूद था वो हाँ। इसीलिए शुरू हुआ। मगर वहां से जब मैं आगे बढ़ा खेल कूद में तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है जीवन का कि मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ। मैं जब एनसीसी कैडेट था मैं एक नाम को बड़ा रटता था पढ़ता था, अर्जन सिंह जी का, हम्म। जो एयरफोर्स के सबसे बड़े अधिकारी। जैसे आर्मी में आपने एयर शहम मार्शल। मानिक शाह सुना होगा, एमसी करियप्पा जी सुना होगा, वैसे ही एयरफोर्स में अर्जन सिंह जी। हम्म। तो अर्जन सिंह जी का मैं नाम रटता था पढ़ता था और उस समय तक मेरी अप्रोच जो थी वो यही थी कि भविष्य में आके आर्मी में सिपाही वगैरह बन जाएंगे और जीवन चल जाएगा। पिताजी भी आपके फौज में हैं। आर्मी में थे, मेरी सोच का स्तर ही वही था, या ग्रुप डी या आर्मी में सिपाही इतना कुछ बन के चल जाएंगे। बट जिस व्यक्ति का मैं नाम रटता था, जिस दिन मैं उनसे मिला, जिस दिन उन्होंने सर पे हाथ रखा, जिस दिन उन्होंने ये कहा कि मेरा भी तो बचपन ऐसे ही था, मैं भी घूमता था बाहर जाता था, तो मुझे लगा कि अगर एयरफोर्स का एक सबसे बड़ा अधिकारी जिसको हम आइडल मान रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में वो अगर ये बात कह रहा है कि हमारा भी तो बचपन ऐसे ही था, हम भी तो दिन भर खेलते थे, तो हम बड़ा क्यों नहीं सोच सकते हैं। जो माता पिता हमें सिखाते हैं कि संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है, विश्वास करिए संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है। वहां से फिर सोच बदली और मैंने अपने एकेडमिक्स कैरियर का एक बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ स्पोर्ट्स को दे दिया था। 9th 10th 11th 12th इन सब समय पे मैं सिर्फ खेल रहा था, मैं खेल रहा था। मैंने आर्मी में उस समय पे एनसीसी स्टार्ट कर दी थी गोरखपुर में, आज के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं वहाँ से पढ़ा उन्हीं के स्कूल से। जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एकेडमिक्स पे जो अगर आप ये पूछें कि उस पर खर्चा कितना हुआ होगा, कितना तो जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, लोग एक समय पे बड़ा क्रिटिसाइज करते थे महाराज जी को कि महाराज जी कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किस तरीके से चीज़ें चलाएंगे, जब वो तुरंत आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी बनने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से पढ़ा। एमपी कॉलेज, एमपी डिग्री कॉलेज, हाँ। एमपी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जी। गोरखनाथ हॉस्पिटल। जी। लंबी मैंने सूची है। जिस स्कूल से एनसीसी की, मैंने जिस स्कूल से खेला, मैंने जिस स्कूल्स में मैक्सिमम जो सुविधाएं गोरखपुर जैसी जगह पे मिल सकती हैं बड़े से बड़े स्कूल में, उन सब का लाभ उठाया। मुझे लगता है कि मुझ पे लाखों रुपए लगाए गए होंगे और उस स्कूल की कीमत ब्रजेश जी मात्र 20 रुपए। अच्छा, 20 रुपये महीना फीस। 20 रुपए महीना फीस। तो आप सोचिए कि जब आप 20 रुपए दे के एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो वो 20 रुपए देने के लिए भी गांव से आते थे, हमारे यहाँ साइकिल से लोग चल के आते थे, 20-20 किलोमीटर चल के आते थे और सारी सुविधाएं वहां से मिलती थी। आज बहुत से ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं, उन सबके लिए तो वो जीवन पर्यंत माननीय मुख्यमंत्री जी आइडल ही रहेंगे, क्योंकि उनको अपने पिता से जो सरहद पे कहीं देश की सेवा कर रहे हैं उनसे अतिरिक्त पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है अपनी शिक्षा के लिए। उनको पता है चलो 20 रुपए में तो हो गया सब कुछ, और 20 रुपए में हो गया सब कुछ, मंदिर जाइए, जब भूख लगे तो जाके भात दाल खाइए, वो भी सुविधा, लंचों की व्यवस्था बा। सब व्यवस्था बात। तो और क्या चाहिए किसी एक छात्र को। तो इतनी सुविधाएं उस समय पे, और आप विश्वास करिएगा गोरखपुर का नागरिक होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का भेदभाव कि बच्चा किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, ये हमने अपने विद्यालय में तो कभी नहीं देखा। यानी अब अपने लीग से थोड़ा हट जाते हैं, मजेदार चीज आपने बता दी। यानी योगी जी का जो स्कूल है एमपी इंटर कॉलेज और एमपी डिग्री कॉलेज, वहाँ धर्म और जाति नहीं देखा जाता। जात को एक अभी साइड भी रख लें, यानी धर्म को नहीं देखा जाता। लेकिन आज के दौर के राजनीति में ये सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि योगी जी धर्म विशेष पे कुछ ज्यादा कार्रवाई करते हैं, यानी धर्म विशेष पे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आज तक के भारतीय इतिहास में जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, उस समुदाय का उतना उत्थान कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। घर, खाना, राशन, अगर आप देखें, क्योंकि मैं अधिकांश मलिन बस्तियों में, जिनको हम अपनी भाषा में शबरी बस्ती कहते हैं, वहां पे कार्य करता हूं। इन शबरी बस्तियों में या ऐसी जगह जहां पे एक समय तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंची थी, उनमें अधिकांश संख्या में आपको उसी समाज के लोग मिलेंगे। की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एक धर्म विशेष की बात कर रहा हूं जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं। ब्रजेश जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि वो अल्पसंख्यक समाज ज्यादातर एक समय पे विवश था कि वो
बहुत बुरी परिस्थिति में रह रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन सबके पास एक पक्का घर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे जब वो सांसद भी थे तब भी मैं आपको बताऊं, ये खाली उत्तर प्रदेश में एक तरीके की हवा बनी कि नहीं इनकी सुनी जाती है, इनकी नहीं सुनी जाती है। सबसे ज्यादा उसी अल्पसंख्यक समाज के लोग वहां पे हाजिरी लगाने आते थे, उनकी बात सुनी भी जाती थी, उनकी बातों के लिए कार्रवाई भी होती थी। मंदिर के आसपास का प्रांगण, वहां के रहने वाले लोग, उनकी चलने वाली जीविका सब उसी समाज से आते हैं। क्या ये सच है जो सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलता रहता है या वायरल होता रहता है कि जो गोरखनाथ मंदिर है उस प्रांगण में सबसे ज्यादा दुकानें मुसलमानों की हैं? है, वहां पे आसपास जितनी है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और आप आज के भी समय पे मुझे लगता है कि जिनके नामों पे राजनीति हुई, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो हमारे देश के जिनको हम हरिजन समाज कहते हैं वो हो, उनके नाम पे वोट मांगा गया। बस क्योंकि राजनीति मैं है। अभियान का भी अभी कार्य करता हूँ। अभी अभियान वाले हिस्से पे आएंगे। अभी पहले आपके फिर वहीं पे आते हैं, आप एमपी से पढ़ रहे थे, फिर आपने 12th तक की पढ़ाई की। जी। तो आजकल की युवा को देखा जाए, आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि रील और एक कंफर्ट जोन में लड़के रह जाते हैं। आजकल देखिए कि लोग क्लब, पब, रील, इस लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिस लाइफ में उनको होना चाहिए उस लाइफ में ना होके जिस लाइफ में उन्हें नहीं होना चाहिए वहाँ वो फंसे हुए हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? ब्रजेश जी, दो कारण हैं। थोड़ी सी हो सकता है बात लंबी भी है, खिंचे, मगर मुझे लगता है एक जो बेसिक प्रॉब्लम है आज के समय की वो पेरेंटिंग है। अब आपको लगेगा कि पेरेंटिंग और रील का कनेक्शन कैसे है, तो हमने जब अपना बचपन देखा तो हमें बचपन में, आपको भी मुझको भी ये सौभाग्य मिला कि जब हम रात को सोते थे तो या तो अपने बाबा के पास गांव गए तो अपनी नाना के पास, नानी के पास, इनके पास रहने का, सोने का मौका मिलता था। हर रात को हमें हमारी दादी एक कोई अच्छी कहानी सुनाती थी जिसका सारांश कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता था। आज का जो यूथ है जिसको हम कहते हैं कि वो रील बना रहा है, जो पब में जा रहा है, लॉन्च में जा रहा है, शायद जो हमारी जनरेशन है, हमारी और आपकी, वो एक दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो उनका दर्द नहीं समझ सकती है कि वो वास्तव में अंदर से कितने अकेले हैं। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग ही बचपन से इस तरीके से की जा रही है कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वो बच्चा बड़ा होता है, वो पैसा कमाता है, पैसा कमाने के साथ साथ वो ढूंढता है कि पैसा और कमाना है तो वाइफ भी ऐसी लेके आए जो पैसा कमाए। पैसा कमाने की होड़ में वो अपने गांव से निकलता है, शहर आता है, शहर से निकल के विदेश जाता है, और विदेश जाके जिन्होंने उनको पाला पोसा उनसे ही कहता है आप जाइए गांव पे अपने। तो वो माता पिता फिर से अकेले रहते हैं, मजबूर होते हैं वृद्धाश्रम जाने के लिए। गलती उन्हीं की, क्योंकि जीवन भर उन्होंने संस्कार छोड़ के पैसे को वरीयता दी कि पैसा कमाओ। अब वो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी वाइफ भी वही लेके आया जो पैसा कमा रही है, और इन दोनों चक्कर में जो जनरेशन आ रही है वो मोबाइल पे लेके घर पे अकेले पड़े रहते हैं, क्योंकि माता भी पैसा कमा रही है, पिता भी पैसा कमा रहे हैं, और बच्चा भी पैसे से ही आ रहा है। और बच्चा भी आजकल का एक दौर है कि दुकान इतनी ज्यादा खुल गई है कि हर मोड़ पे जाइए तो आईवीएफ सेंटर, तो बच्चा भी पैसे से आ रहा है। बच्चा भी पैसे से आ रहा है। मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है ये सोच के भी कि उस बच्चे का जो अकेलापन है, हम लोगों ने बहुत हम लोग सौभाग्यशाली पीढ़ी थे जिनको हमेशा ये रहता था कि चलो भैया गर्मी की छुट्टी में नाना नानी के पास जाएंगे, दादा enjoy दादी के करेंगे, यहाँ जाएंगे, है आम ना? तोड़ेंगे। रोज शाम को ही होता था कि हमारे यहाँ एक गांव में हमारे बाबा हमको खिलाते थे, उलुर पुलुर हम लोग कहते थे, तो पैर पैसे बैठा के वो खिलाया जाता था। अरे गोघुआ मन्ना, ऊपर से झरना, वही मायना। तो हाँ, वो होता खिलाते था। थे। मगर ये इस जनरेशन को सौभाग्य नहीं मिला है। ये जनरेशन एक्चुअली में इतनी अकेली है कि ये मजबूर है कि ये मोबाइल चला रही है, ये मजबूर है कि इसको दिन भर ये अपने एंटरटेनमेंट अच्छा, के लिए यानी चला रही है। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्किंग वुमेन को से शादी करना हम अपने समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो यानी महिलाओं का काम करना गलत है, महिलाएं माहिर हैं। वर्किंग वुमेन का काम करना गलत नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं, हम जिस संस्कृति से आते हैं, हम जिस देश से आते हैं, उसमें हमेशा इक्वलिटी दी गई है। हमारे जब हम अपनी दादी को देखेंगे तो वो लोग भी खेत में जाके काम करते थे, एक समय देते थे, मगर उनके बाद उनको पता था कि जब मैं अपने काम से, खेत से अपना काम करके वापस आ गई हूँ तो उसके बाद मेरे को अपने नाती को समय देना ही देना है, मेरे को अपने बच्चे को समय देना ही देना है। लेकिन अगर सोचिए ना कि आप, चूंकि अगर आप पीएचडी करें, कोई प्रोफेसर देखिए, हम पत्रकार हैं, कोई अगर महिला पत्रकार हो तो उसके पास तो ये बाध्यता है कि उसे अपने काम से ईमानदारी करनी है। अगर उसे अपने काम से ईमानदारी करनी तो 9, 10, 12 घंटे उनको लगेंगे ही लगेंगे। जैसे हमारा आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है, पता चले कहीं कुछ हो जाए तो वो तो फिर परिवार को तो समय दे नहीं पाएगी। भाई जो भी महिला होगी वो परिवार को समय दे। तो ऐसे में तो वो चीज तो ऐसे में ब्रजेश जी, जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा है,
जो पैसे की होड़ में सिर्फ भाग नहीं रहा है, उसके माता पिता उसी घर में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली पे बिलीव करता है, ना कि एकल परिवार में न्यूक्लियर फैमिली पे बिलीव करता है। अगर आप सिर्फ पैसे की होड़ में खुद भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, आपके माता पिता जाके गांव में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा घर में अकेला है, वो मोबाइल पे क्या ब्राउज कर रहा है, आप पे उसकी निगरानी नहीं है। तो ज़रूरी है कि इन सारी होड़ के साथ साथ आपके माता पिता आपके साथ रहें, परिवार के लोग आपके साथ रहें। कम से कम उस बच्चे को अकेलापन महसूस ना हो, कम से कम उसके साथ कोई ना कोई हो जो उसको देखता भी रहे, जो उसको समझाता भी रहे, जिसके साथ उसकी एक बॉन्ड भी हो। ये ज़रूरी है। यानी आप आधुनिक जितना भी हो, इसका अपनी कोर है कि जड़ों से जुड़े रहें। अपने जड़ों से जुड़े रहें। जी। लेकिन अब एक ये बताइए कि आप एकल परिवार से जुड़े हुए हैं, एकल अभियान के युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जिले में हर जगह आपकी विंग है, तो अभी आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि चूंकि मैं अगर पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत, हम लोग एक्सक्यूज दे देते हैं यार नौकरी करें कि समाज सेवा करें। कोई और व्यक्ति है तो कहेगा कि यार अपना काम ही कर लूँ, जाके मैं सबरी बस्ती में खाना क्यों खिलाऊंगा। बिल्कुल सही है। उनके पास से बहुत अच्छे और एक जेन्युइन सा भी रीजन होता है कि कोई भाई ठीक है 10-12 घंटे नौकरी कर लिया तो 2-3 घंटे जाके काम नहीं कर पाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं और क्या व्यवस्था है कि दूसरा कोई उसको कर पाए? जी। देखिए, मेरे सोचने का ब्रिजेश जी नज़रिया थोड़ा सा अलग है, और क्योंकि मेरे पिताजी सेना में रहे, तो मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि अगर जो चीज़ आपने कही है उस पे चलना और उस पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़ुबान की बहुत वैल्यू है। हम सभी लोग, हमारे समाज के बहुत सारे लोग कई बार चीज़ें बोलते हैं, अति उत्साह में बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं, मगर उसका पालन नहीं हम कर पाते हैं। हम सभी ने अपने बचपन को अगर हम याद करते हैं तो हमने हाथ ऐसे करके शपथ खाई कि हम भारत के लोग, है ना, हम सब भाई बहन, ये सब शपथ खाई। हम सभी किसी भी बात को प्रारंभ करते हैं तो भारत माता की जय घोष लगाते हैं, मगर इन जय घोषों और भारत माँ हमारी माँ है, इस देश में रहने वाले लोग हमारे भाई बहन हैं, ये बोलते हैं, मगर जब इसका प्रतिपालन करना होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि स्लम में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, अगर ये देश आपकी माँ है तो आपका भाई या बहन है। अगर इस देश में कोई भी भूखा व्यक्ति है तो वो भी आपका भाई या बहन है, वो भी आपके परिवार का अंग है। अगर आप भारत माता की जय बोल रहे हैं तो भारत माता की जय अपनी जय घोष के साथ इस जिम्मेदारी को भी देता है, और जिम्मेदारी हर व्यक्ति ले, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। मगर मुझे लगता है कि जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश में हमें रहने का सौभाग्य मिला है, ये एक ऐसा देश है जिसने बहुत से संप्रदाय, बहुत से धर्मों को जन्म दिया है। जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को, जिस समाज को जगह की आवश्यकता थी, जिसको आवश्यकता थी कि यहाँ पे हमारा स्वागत हो, भारत ने सदैव उसका स्वागत किया। तो यह आवश्यक है कि जिस भी व्यक्ति को ऐसी समस्या है भारत माता की जय बोलने से, ऐसा मुझे लगता है कि शायद उसको यह देश छोड़ के किसी और देश में पलायन कर लेना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आप मेधावी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र संघ अध्यक्ष और चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट। चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट वो एक स्टूडेंट होता है जो पूरे यूनिवर्सिटी में चांसलर द्वारा लगता है कि हाँ ये सबसे उत्तम है, हर जगह आगे है। जी। तो ये सबसे बड़ा एक तो वो लगता है। लेकिन आपको मैं कई दिन से मैंने आपको देखे, आपके तस्वीरों को देखा, आपके फेसबुक को मैंने स्क्रॉल किया, तो मैंने ये पाया कि आप तिलक लगाते हैं, आप शिखा रखते हैं। आजकल के बदलते दौर में जो तिलक रखे, यूनिवर्सिटी के दौरान जो शिखा रखे, बहुत ही आउटडेटिंग होता है कि भाई ये क्या है, जींस वाला दौर है। आपको तो धोती कुर्ता में भी देख के यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, पैजामा कुर्ता ज़्यादातर आप पहनते हैं, आज पता नहीं कैसे आप कोट पहन लिए। तो सच में ये सामना करना पड़ता है क्या मुझे दूसरे लगता सोसाइटी है, में? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आप क्या पहन रहे हैं वो कई बार आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है। कपड़े कई बार आपके व्यक्तित्व को बताते हैं कि व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति कैसा है। मैं विश्वविद्यालय में कई बार धोती पहन के जाता था। मैंने देखा तो। मैं अभी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, तब भी मैं धोती पहन के गया था। मैं जींस छोड़ के, क्योंकि ये जिस जिस अटायर में अभी हम हैं ये तो भारत का ही है, हमारा है, मैं बाकी के सारे अटायर्स को पहनता हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी रंग हैं वो हमारे लिए हैं, तो हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। मतलब जितने भी प्रकार के कपड़े बने हैं,
जो धोती कुर्ता है वो हमारे लिए बना है, हमें उसे पहनना चाहिए। मतलब आप हमारी संस्कृति को वेस्टर्न जो ड्रेस है जींस नहीं पहनते हैं? जींस ना पहनने के पीछे का कारण एक ये है बस कि जींस जो शुरू किया गया था, मैं पहले जींस पहनता था मगर मैं अभी नहीं पहनता हूँ। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जींस जब आया था वो इसलिए आया था क्योंकि सड़क बनाने यहाँ वाले- के जो लोग लेबर क्लास के थे उनके लिए उसको बनाया गया था कि जो कोयले की खदानों में काम करेंगे उनके लिए हम इसको बना रहे हैं, वो इसको पहने, इससे काम करें। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लोगों को उसमें भी, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ादी चाहिए, तो इस सोच से भी आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो लेबर क्लास के हैं, जो खानों में जाके काम करेंगे, लेकिन आज तो वो हमें भी उसकी पहनते ज़रूरत है। हैं, आज वो भी पहनते हैं। शायद प्रधानमंत्री जी जींस तो नहीं पहनते हैं। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, जी प्रधानमंत्री जी की एकदम बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे मजदूरों के लिए लेके आए थे, अगर आप फॉरेन में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, अमेरिका में देखिए, वो भी जींस पहनते हैं। पहनते हैं, मगर अगर हम नहीं पहन रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कपड़े हैं, देखिए हर कपड़े का अपना एक जो जगह का वातावरण है उसकी अनुकूलता होनी बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार की गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, हम जींस पहन के, हम उनके तरीके का वेस्टर्न लॉन्ग कोट पहन के घूमें तो वहाँ का व्यक्ति हमको देख के हंसेगा, विश्वास करिए। क्योंकि जैसे यहाँ का माहौल है, अगर हम धोती पहन रहे हैं, हम कुर्ता पहन रहे हैं, हम बड़े कंफर्टेबल है। आप देखिए इतने स्मार्ट भी लग रहे हैं और एकदम कंफर्टेबल जोन में भी बैठे हुए हैं। हम तो कुर्ता क्या करें, पजामे में। हमारे घर देवरिया है तो हम यही सब कुर्ता पजामा रहे। क्योंकि कुर्ते पजामे में है, तो कंफर्ट के अनुसार कपड़े होने चाहिए। जिस भी कपड़े में आप कंफर्टेबल हैं, हमें उसमें रहना चाहिए। अब थोड़ा सा आते हैं आपके कोर की तरफ। आप एक अच्छे स्टूडेंट को गेम जो खेलता है उसके लिए मेडिटेशन कितना जरूरी है? मेडिटेशन जैसे जिस गेम में मैं था, मतलब मैं राइफल शूटिंग करता था, तो हम लोगों के लिए तो सबसे आवश्यक है कि आपका खुद पे, अपने मन पे कंट्रोल हो, और वो सिर्फ मेडिटेशन से ही आएगा। जितने भी बाकी के गेम्स हैं, मैं जितने भी स्पोर्ट्समैन या जितने मेरे बाकी के मित्र हैं, या जहाँ पे मैं जिन बच्चों से अभी भी जाता हूँ, बात करता हूँ, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पोज में बैठें, ठीक है, उसी पोज में आप ध्यान लगाएं। आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप भले बेड पे बैठे हो, आप भले चेयर पे बैठे हो, आपका स्वयं पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे सिर्फ स्वयं को दें सुबह उठ के, वो आपकी एजुकेशन के लिए भी, आपके स्थिर दिमाग के लिए भी, आपके स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत 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 कारगर होगा। तो आप जब स्टूडेंट थे तो कितना देर मेडिटेशन करते थे और उसका कितना बेनिफिट हुआ आपको? मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ मेरे एकेडमिक्स में, जिस समय पे मैंने अपने बैच को टॉप किया, मैंने यूनिवर्सिटी में अपने डिफेंस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर अर्जित किए थे, उसके साथ ही साथ मुझे जब चांसलर गोल्ड मेडल मिला, इस पूरी अवधि के दौरान जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया वो था, जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता था, वो था मेरा शबरी बस्ती को विज़िट करना। अच्छा, यानी कि स्लम को विज़िट करना। शबरी बस्ती क्या होता है? हम लोग जो जिनको आम भाषा में लोग स्लम्स कहते हैं, हम उन्हें शबरी बस्ती कहते हैं। और इसके पीछे एक सोच ऐसी है कि मगर जो भगवान राम है, वो भगवान राम की और शबरी माता की कहानी को अगर हम देखें, समझें, तो मुझे लगता है कि राजा राम ही रहते जीवन भर प्रभु राम, अगर वो वन में ना आए होते। वो वन में आए तब जाके उनको लोगों ने भगवान की उपाधि दी। शबरी माता के जिस दिन उन्होंने झूठे बेर खाए, उसके बाद से उनको वन की राजा की उपाधि से हटा के उनको भगवान की उपाधि दी गई। ये सिर्फ एक सोच का फर्क है। अगर ये सोच आम जनमानस में बैठे हुए लोग, शबरी बस्ती में बैठे हुए लोग आपस में अगर समझ पाएंगे। आप कैसे इसको एंजॉय करते हैं? मैं इसको इस तरीके से एंजॉय करता हूँ, जैसे जब एकेडमिक्स का टाइम था, उस समय पे मैंने मान लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज का टाइम एंजॉय किया। सेम टाइम पे मैं अपने विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र परिषद का अध्यक्ष भी था। मैं आपको एक बड़ा हास्यास्पद बात बताता हूँ। उस समय पे गेम बड़ा प्रचलित हुआ था, पबजी। अरे हाँ, लोग दौड़ दौड़ के जाते थे पकड़ने के लिए रोड पे। और हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा था कि जैसे अगर मान लीजिए बीए की क्लासेस चल रही हैं, तो एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में करीब 2-3 घंटे का गैप होता था। अब जो भी युवा आया है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वो 2-3 घंटे के लिए घर भी नहीं जाएगा, हॉस्टल भी नहीं जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में बैठा है। मैक्सिमम टाइम वो जाके कैंटीन में बैठ के पबजी खेलते थे, या जहाँ पे हमारा गाड़ियों का स्टैंड है वहाँ बैठ के पबजी खेलते थे। अब मैं अध्यक्ष बना था। हम आपको पता ही है, पूर्वांचल का माहौल ऐसा होता है कि लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जब आप ऐसे किसी पद पे आ जाएं।
अरे मतलब यहाँ पे लोग को छपा ज्यादा चाहिए और युवा नेता बनने का शौक ज्यादा है। तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे मन में कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी कि मुझे आगे चल के पॉलिटिक्स करनी है, कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं थी। तो मेरे लिए उनको एंटरटेन करना भी बड़ा मुश्किल था। मैं उनको रोज बैठा के ना चाय पिला सकता था, ना स्कॉर्पियो बैठ के 2 चौराहे जाके घुमा सकता था। तो मुझे ये था कि इन लोगों के साथ हम करें क्या। मैं पहले भी शबरी बस्ती जाता इस था, एनर्जी को कहाँ यूज किया जाए। कहाँ यूज किया जाए। तो हमने एक टीम बनाई एकल छात्र परिषद के नाम से। उस पूरी टीम को हम लेके जाते थे शबरी बस्ती और उनसे ये कहते थे कि आप इनके साथ एंजॉय करिए। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप उनके साथ पहले उनको जाके पढ़ाओ, उनको चीज़ें बताओ, क्योंकि ब्रिजेश जी मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है, हमें लोग अक्सर कहते हैं कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संस्कार विहीन शिक्षा। क्योंकि अगर आज हम देखें तो जो सबसे ज्यादा समस्याओं का कारण है, जो सबसे ज्यादा समस्याओं का जनक है, वो शिक्षित वर्ग ही है। जिनको हम कम पढ़ा लिखा कहते हैं वो कोई समस्या नहीं क्रिएट करते हैं। आप देखिएगा जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के कारण आज आप हम परेशान हैं कि कब मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाए, हमने क्लिक कर दिया, मोबाइल से हमारे अकाउंट से पैसा गायब। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल जी, क्राइम, पॉल्यूशन आके सब वो तो वहीं से एआई कर दें, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई हमारे साथ कोई वीडियो बन जाए, कुछ और हो जाए। आज हम सबसे ज्यादा परेशान हैं कि ग्लोबल वार्मिंग उन्हीं के कारण, जिनको हम शिक्षित वर्ग कहते हैं। उसी शिक्षित वर्ग को हम देखते हैं कि वो जाते हैं जी, जैसे अभी गर्मियां थोड़ी बहुत शुरू हो गई हैं, टन टन पानी बर्बाद करेंगे वाटर पार्क में जाके। और जिनको हम कहते हैं कि ये कम पढ़े लिखे हैं, ये गंवार हैं, वो समाज देखिएगा आपको दिखता है कि वो जाके पेड़ों के किनारे रस्सी बांधेगा कि कोई वृक्ष ना काटे। हमारी माता, आपकी माता, हम लोग देखते हैं कि वो व्रत रखती हैं, पेड़ पे जाके धागा बांधती हैं कि हमारे बच्चे की आयु बड़ी हो। मोटिव धार्मिक जो भी हो, मगर पीछे कारण है कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ नहीं कटता है। गांव में हम सभी ने देखा है कि छठ में किस तरीके से आके माताएं खड़ी हो जाएंगी, जल में जाके अर्घ देने देती के हैं। लिए वो उगते सूरज को भी और डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। ये वो संस्कृति है जो ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचा रही है। ये वो संस्कृति है जो पेड़ कटने से बचा रही है। ये वो संस्कृति है जिसके अंदर कोई छल छलावा नहीं है। ये वो संस्कृति है जो ऑलमोस्ट 75% देश के जवान भेजती है देश की सेना करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। और जिनको हम कथाकथित पढ़े लिखे कहते हैं वो अधिकांश समस्याओं के कारण हैं। तो संस्कार होना अत्यंत आवश्यक है। जिस शिक्षा में संस्कार नहीं है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स शबरी बस्ती लेके जाते हैं, उनको एक्चुअली में पता लगता है कि जिन माता पिता से उनको शिकायत होती है कि आपने मेरी नीड्स फुलफिल नहीं की, मेरे दोस्त कार से आते हैं, मैं साइकिल से यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा हूँ, वो जब देखते हैं कि बच्चा दिन में 1 बार खाना खा रहा है, वो जब देखते हैं कि उसके घर में छप्पर पड़ा हुआ है, वो जब देखते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, उसके बाद भी वो बच्चा कितना खुश है, उसके बाद भी वो बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है, अपने पिता के साथ खेल रहा है, तब उनको आत्मग्लानि होती है। उनको पता लगता है कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, इसलिए आवश्यकता है कि वो लोग वहां पे जाएं। प्राप्त है पर्याप्त है, क्या लाइन है। लेकिन अब देखिए, मैं आपका एक रील देख रहा था तो उस गणेश चतुर्दशी का एक वीडियो था, मैंने देखा कि आपने उसका स्थापना जाके सबरी बस्ती में किया। और फिर मैंने उस पर आपके कमेंट्स को मैंने पढ़ा आपके प्रति जो लोगों ने किया था, तो मुझे वहाँ से मैं इतना कैलकुलेट कर पाया कि उस की गणेश चतुर्दशी पे आपने स्थापना किया था 5-6 दिन के लिए और पूरे लोग वहाँ पे एंजॉय किए। तो इस पूरे कार्यक्रम में आपने खर्च कितना किया और कैसे ये पूरा क्या था वो पूरा, मुझे मैं क्योंकि आधी ही चीज़ में समझ पाया, तो मैं पूरी चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। करीब 2018 से ही जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, हमारी ये कोशिश होती है कि हम जाके शबरी बस्ती में मनाएं। जिस बस्ती की आप बात कर रहे हैं उस बस्ती में कुछ समय पहले तक, कोविड से पहले तक, जिस स्थान पे हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, वह जगह लखनऊ के एक क्षेत्र में मशहूर थी कि चरस गांजा सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलता है। अच्छा, कि वहाँ आप चले जाइए, आपको चरस गांजा पुड़िया तुरंत मिल जाएगी। और वहाँ सब नशा करके जुआ खेल के पड़े रहते थे। हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके साथ खेलने कूदने के लिए वहाँ जाते थे रेगुलर तौर पे। वहाँ की महिलाओं की ये समस्या थी कि उनको पता है कि उनके पति बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, मगर नशा करने के कारण वो बर्बाद होते जा रहे हैं। अब हमने उसी क्षेत्र को, जिस जगह पे उन्होंने अपना एक तरीके से हम कहें कि अड्डा बना रखा था, उसी जगह को हमने चिन्हित किया। पहली बार हमने नवरात्रि में वहाँ पे माता जी की मूर्ति रखी थी। माता जी की मूर्ति हमने रखी बढ़िया तरीके से वहाँ पे, पूरा डीजे वीजे लगा के। और ये हुआ कि शाम को रोज वहाँ पे आरती भजन संध्या होगी।
बच्चों को बढ़िया तरीके से तैयार करवाया कि बच्चे यहाँ पे अपना माता जी का कोई स्वरूप लेके आएंगे, झांकी बनाएंगे, डांस करेंगे सब। पहले दिन हुआ, सारी महिलाएं आके बैठी। दूसरे दिन से पुरुष भी आने लगे जो वहीं पे आके नशा करते थे, मगर वहाँ की महिलाओं ने उनको आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो व्यक्ति नशा नहीं करेगा, जो व्यक्ति मांसाहार नहीं करेगा, जो नहा धो के आएगा, बस उसी को अंदर आना अलाउ है, नहीं तो आप बाहर जाइए। हाँ। तो यानी 2-3 दिन तक वो तड़पते रहे कि हम अंदर घर किस के तरीके बगल से में फंक्शन हो तब जाइए नहीं। और उन्हीं के घर में फंक्शन, हाँ। बस्ती के बीच में फंक्शन, हाँ। उनके बच्चे नाच रहे हैं, उनके बच्चे कोई राम जी बनाए, कोई कृष्ण जी बनाए, और देख भी मगर नहीं वो पा रहे देख नहीं सकते हैं। हम्म। उसके बाद आप विश्वास करिए विजय जी, आज की स्थिति ये है कि उस स्थान पे अभी भी लोग, अभी तो कोई भगवान की स्थापना वहां पे नहीं है, मगर अभी भी उस जगह पे लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई भी त्योहार होता है, वहां के लोग उस पूरे समय तक किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। वहां पे अब नशा नहीं होता है, पुड़िया मांसाहार नहीं का बिकती सेवन है। नहीं बिकती है, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। तो यानी और मैंने ये किसी भी व्यक्ति से, हाँ। विजय जी, किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि आप नशा मत करो। मतलब आपके एक छोटे से पहल ने, अगर यूं समझा जाए, आपने स्थापना किया मूर्ति की, विसर्जन किया और एक छोटा सा इवेंट प्लान किया, उसको इवेंट ही प्लान कहेंगे, जी। और आपने पूरे सबरी बस्ती के अंदर के स्वरूप को बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के साथ मिलके, एक तो जिनको वास्तव में आवश्यकता है, जैसे हम मुझे कई बार बड़ा हंसी आती है कि हम जो लखनऊ के सबसे कॉमर्शियल क्षेत्र हैं, मान लीजिए मोटे तौर पे सुशांत गोल्ड सिटी, गोमती नगर, बाकी की जगह, वहाँ पे हम देखते हैं बड़ी बड़ी झांकियाँ हैं, बड़े बड़े झांकियों पे भगवान जी की स्थापना हो रही है, लोग आ रहे हैं, अच्छा डांडिया नाइट हो रही है, वहाँ की टिकट है। जो वैसे लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि हम जो ऐसी एंजॉय जगहों करना पे चाहते जाएं, हैं, हम जाके फील शिव जी करें। की झांकी पे जाके नाचें, हम भगवान का नाम लें, हम आराधना करें, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उनके पास वो साधन नहीं हो पाता। जिस 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 रास्ते पे हमारा अभियान चलता है, एकल अभियान, उसका ये मानना है कि अगर छात्र विद्यालय तक नहीं जा सकता है तो विद्यालय छात्र तक जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर हमारे बस्ती के लोग भगवान तक नहीं जा सकते हैं तो भगवान बस्ती में आएंगे। तो भगवान बस्ती में आए, आके अपने जो भक्त हैं उनको दर्शन दिए, वहाँ पे लोग रहें। आस्था और उसके साथ जो प्रेम है, इसके संगम से आप विश्वास करिए बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। अच्छा देखिए, हम लोग कहते हैं कि युवा को, जिस हिसाब से आपने ये इवेंट किया, अपने अगर वो इवेंट अगर यहाँ पे करना शुरू करें, जैसे मैंने कहा क्लब और पब में जाते हैं, अगर वो बर्थडे को सेलिब्रेट सबरी बस्ती में करने लगे, किसी अनाथालय में करने लगे, किसी वृद्धाश्रम में करने लगे, आप स्वयं, कुछ समय पहले मैंने देखा है, आप स्वयं एक ऑर्फनेज में गए हुए थे जन्मदिन के लिए, वहाँ पे उनको पुस्तक और ये सब दिया था। तो बाकी ये तो मेरी बात हो गई क्योंकि हम पत्रकारिता में करते आए, हमने नहीं, इतना क्योंकि आप भी युवा हैं तो मैंने कहा। तो हमारा युवा एक पत्रकारिता का लंबा दौर हमने देख लिया जी। आप चूंकि कई युवा, मेरे को कोई युवा रोल मॉडल जल्दी मानने का नहीं, आपके साथ क्या, आप मेधावी छात्र संघ अध्यक्ष हैं, तो लखनऊ के जितने भी लड़के हैं वो कहेंगे अरे भैया छात्र भैया आना उजाना सबरी बस्ती में अपन बर्थडे उजा मनावे ना। राष्ट्रीय एकल अभियान जिसको गांधी पीस पुरस्कार मिला हुआ है, उसके युवा विभाग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो आपके साथ ऑटोमेटिकली लाखों लोग युवा जुड़े हैं। तो ऐसा रोल मॉडल बनाना कि आप अपने बर्थडे को वहीं सेलिब्रेट कीजिए, एनिवर्सरी वहीं जाइए, तो एक मास चेंज नहीं आएगा? देखिए विजय जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, मगर परिवर्तन की हमेशा से शुरुआत स्वयं से होती है। जितने भी ये काम मैं अभी तक किए हैं मैंने जीवन में, मैं आपको आपके कैमरे पे स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैंने व्यक्तिगत स्वार्थ में निहित होके किए हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ कैसा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इसी में रोकता हूँ, मैंने देखा कि एक फोटो था, फेसबुक आपका खूब खंगाला है कि आप एक कन्यादान दे रहे हैं। जी। तो सच में आप शादीशुदा, मतलब कैसे इतनी बड़ी, मतलब मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने अभी तक करीब 8 बहनों का कन्यादान किया है, और इन सभी बहनों के साथ मेरा मतलब एक दिल से संबंध है। और मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। हम 3 भाई हैं, और मेरे एक भाई भारतीय सेना में सैनिक हैं, दूसरे भाई बिजली विभाग में हैं, और उन्होंने संन्यास धारण किया हुआ है, उसके बाद भी विवाह वगैरह नहीं किया है। और उनकी एक भी रुपया उनका जो आज तक उन्होंने कमाया होगा, शायद ही घर परिवार और किसी और चीज़ में लगा, वो सिर्फ गौ सेवा करते हैं। अच्छा। गौ माता की सेवा पे जितना भी उनकी कमाई आती है वो सिर्फ उस पर लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद माता पिता का आशीर्वाद है, या मेरे जो भाई जो गौ सेवा करते हैं उनका ऐसा आशीर्वाद है कि ये सब काम जो भी भगवान हमसे करवा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपकी या मेरी कोई भी क्षमता है कि हम कोई काम करें।
भगवान कोई एक माध्यम खोजते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। तो जो अभी 8 कन्यादान करने का जो मौका मिला, वो कन्यादान मेरे जीवन का जो सबसे एक अच्छे अनुभव होंगे उनमें से एक होगा। मेरी खुद की कोई सगी बहन नहीं है, और बस्ती में जिन लोगों से जाके मैं जिनसे गले मिलता था, जिनसे बात करता था, जिनको ये कहता था कि आप मेरे भाई जैसे हो, भाई जैसे हो और भाई मानना, बहन जैसी हो और बहन मानना, उसकी जीवन भर रक्षा करना। मैं आपको बताऊं, बस्ती में एक बहन का मेरे पास कॉल आया कि भैया आपने मेरा कन्यादान किया था। मेरे पूरे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है, उनके पति उनको डांटते हैं, कई बार हाथ भी छोड़ लेते हैं। मेरे पति की हिम्मत नहीं होती है कि मुझसे तेज आवाज में बात कर ले, क्योंकि उसको पता है कि आपने कन्यादान किया है, आपसे वो बात करती है, हाँ। तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे पे हाथ छोड़ दे। तो मुझे ये पता है परिवार मतलब एक मेरे पीछे इतना बड़ा हाथ है। हमारे पीछे लोग हैं। तो अगर हमारे समाज के जैसे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो युवा हैं, जो वास्तव में अपने आप को राजनीतिज्ञ कहते हैं, अगर सोचिए ना किसी दिन हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जाके इस ऐसा करने तरीके से लगे। करें, तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी जो अपनी पत्नी पे हाथ उठा दे। सही बात है। तो वो एक बड़ा परिवर्तन बिल्कुल अगर भगवान चाहेंगे तो आएगा देश में। ऐसे ही परिवर्तन आएगा। अब आखिरी सवाल, क्योंकि चूंकि बात किया जाए तो किस्से हजार हैं। हमारे जो भी दर्शक हैं, बतकही चौक के जो भी दर्शक अभी तक आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे बेहतर भविष्य के लिए? मुझे लगता है कि बस हमें जो अपने जीवन का ध्येय है, वो यही रखना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अगर आप गर्व के साथ भारत माता की जय कहते हैं, तो इस जय में बहुत सी चीज़ें निहित हैं। आप बस इतना समझें कि ये देश आपकी माँ है, इस देश में रहने वाले लोग आपके भाई बहन हैं। जितना हो सके अपने समाज की, अपने समाज में रहने वाले लोगों की, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सेवा करें, सम्मान करें, और हमेशा कोशिश करें कि किसी भी परिस्थिति में अहंकार जो ज़्यादातर युवाओं के मन में कई बार आ जाता है, कई बार पद का, प्रतिष्ठा का, पिताजी के पैसे का, तो वैसा कोई भी अहंकार जीवन में ना आए। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखें। तो कैसे युवा को काम करना चाहिए और कैसे युवा को अपने एनर्जी को किस दिशा में लगाना चाहिए, तो आज हमारे साथ बतौर मेहमान बतकही चौक पे थे दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि युवा को कैसा होना चाहिए, उनकी सोच क्या होना चाहिए। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये संवाद आपको कैसा लगा, ये बकैती आपको कैसी लगी, ये बतकही आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते। नमस्कार।